हेलो एवरीवन, कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के खनिज। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश के खनिज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खनिज क्या होते हैं, किस किस टाइप के खनिज पाए जाते हैं, इन सभी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं वगैरह, सभी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? खनिज पढ़ने से पहले तीन चार टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो आपकी जो है इस वाले लेक्चर में बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले तो क्या देखते हैं, खनिज होता है क्या है। खनिज तो पढ़ रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले कि सर खनिज क्या होता है। ठीक है, खनिज क्या होता है? तो खनिज होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले तो याद क्या रखना, रासायनिक पदार्थ होते हैं, है ना। इनका क्या होता है, एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, एक निश्चित आकार होता है, और क्या होते हैं, भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं। खोद कर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है क्या होता है खनिज। खनिज के अंतर्गत चीजें शामिल होगी क्या, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, निश्चित आकृति होती, और क्या होते हैं, भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते। अगर 3 नंबर में आपसे मेंस में आ गया थर्ड पेपर में कि खनिज क्या होते, तो आप डेफिनेशन देने में आप सक्षम हो। क्या होता है खनिज? रासायनिक पदार्थ होते, निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, निश्चित आकार होता है, और क्या होते हैं, भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते। क्लियर है इतना? अब एक और टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस करो। सबसे पहले आप देखो, अयस्क के बारे में पढ़ोगे आप इसमें चैप्टर में, तो अयस्क क्या होता है उसके ऊपर देख लेते। तो अयस्क क्या होता है, जो है ये सबसे पहले भूगर्भ से खोद के निकाले जाते हैं। ठीक है, इनको भी क्या करा जाता है, भूगर्भ से खोद कर निकाला जाता है। क्लियर है? जो खनिज होते हैं, खनिज हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं होते। अयस्क जो होते हैं उनके जो है निष्कर्षण से, उनके सांद्रण से क्या प्राप्त हो, हमें खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अयस्क हमें भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, इनके निष्कर्षण से हमें किसकी प्राप्ति होती, खनिज की प्राप्ति होती। जैसे आप पढ़ोगे एक खनिज कौन सा, अयस्क पढ़ोगे बॉक्साइट, आगे चलकर ये किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। क्लियर है? तो अयस्क क्या होते हैं ये पता है, भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं, और इन्हीं के निष्कर्षण से हमें किसकी प्राप्ति होती, खनिज की प्राप्ति होती। क्लियर है? अब दो और के ऊपर डिस्कस कर लो। एक होता है आपका कौन सा, खनन, है ना, और एक होता है उत्खनन। क्या होता है पता है, खनन क्या होता है, उत्खनन क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता हो? ठीक है, अगर भूमि में ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाए, कैसे की जाए, ऐसे खड़ी, जैसे मान लो ये भूमि, तो ऐसे अगर खड़ी खुदाई करके अपन किसी खनिज या अयस्क को निकाले, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, खनिज, खनन के नाम से। मतलब भूमि में कैसे ऊर्ध्वाधर या खड़ी खुदाई करके अगर खनिजों को निकाला जाता है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। अगर भूमि में कैसी, ऐसी क्षैतिज खुदाई करके, कैसी, ऐसी, फिर अगर खनिजों का अपन निकालेंगे, अयस्कों को निकालेंगे भूमि से, तो उस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, भूमि में कैसे क्षैतिज खुदाई होती, करके क्या करना, खनिजों को निष्कर्षण करना। ठीक, खनिजों को निकालना। क्लियर है? चारों चीजें क्लियर है? ठीक है, खनन क्या होता है, उत्खनन क्या होता है। अगर आपसे जो है डिफरेंस पूछ ले, तो आप बताने में कैपेबल हो क्या होता है खनन और उत्खनन में ये कैसी होती है और ये कैसी होती है, बस इतना याद रखना है आपको। क्लियर है? खनिज और अयस्क में क्या डिफरेंस है ये पता है? क्लियर है? बड़े लेक्चर में आगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में खनिजों की। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में आपको 25 प्रकार के खनिज देखने को मिलेंगे। कितने? 25 प्रकार के खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पर मध्य प्रदेश में भी हाल फिलहाल में कितने प्रकार के खनिजों का निष्कर्षण हो रहा है,
मात्र 20 प्रकार के खनिजों का निष्कर्षण हो रहा है। अगर कोटेशन बेस क्वेश्चन आ गया आपसे कि जो है मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्लियर है? देखो सबसे पहले तो ये देखो खनिज की डेफिनेशन देख लो। खनिज क्या होते हैं? रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं जिनका क्या होता है? रासायनिक गुण या रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर है? ये सब आप देख लेना। इसमें अयस्क क्या होता है, अयस्क की डेफिनेशन देख लेना। क्लियर है? खनिजों की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो कुल 25 खनिज मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जिनमें से कितने 20 प्रकार के खनिजों का हम, हाँ ठीक है। खनिजों की दृष्टि की अगर बात करें, भंडारण की दृष्टि से ओवरऑल जो है देश की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान आता है। ये डाटा ऊपर नीचे होता रहता है। जब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे तब इस नए डाटा के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ये अपने पढ़ लिया। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में खनिजों के निष्कर्षण के लिए क्या करा? खनिज विकास निगम की स्थापना कर रखी। किसकी? खनिज विकास निगम की स्थापना कर रखी। और ये खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 19 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 19 फरवरी 1962 को हुई थी। ये डेट आपको याद रखना पड़ेगी, एग्जाम में पूछी जाती है डेट। ठीक है, तो कब इसकी स्थापना हुई थी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? किसकी स्थापना हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 19 फरवरी 1962 को हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अपनी खनिज नीति सर्वप्रथम कब घोषित करी? तो 1995 में अपनी जो है पहली खनिज नीति घोषित करी थी। कब करी थी? 1995 में। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 19 फरवरी 1962 हुई थी। क्लियर है? जो समझने वाली चीजें थी अपने समझ चुके। अब ये तो है याद करने वाली चीजें। क्लियर? अब यहां से देखो, जो भी मध्य प्रदेश में अपन खनिज पढ़ेंगे तो उनको है 3-4 पार्ट में अपन डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके धात्विक खनिज। ठीक है, कौन सा आते हैं? धात्विक खनिज। फिर आते हैं आपके अधात्विक खनिज। ठीक है, फिर आते हैं आपके कौन से? आणविक खनिज। और फिर आएगी आपके कौन से? जीवाश्म खनिज। क्लियर है? इनसे भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया आपसे तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, कोयला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक होना चाहिए, क्योंकि अधात्विक खनिज में क्या क्या आप, तो इस टेबल से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किसके ऊपर? धात्विक खनिजों के ऊपर। अब धात्विक खनिज में कौन कौन से शामिल होते हैं? तांबा होता है, मैग्नीज होता है। ठीक है, इन दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में? प्रथम स्थान है। क्लियर है? फिर होता है कौन सा? सोना। उसके बाद होता है अपना कौन सा? लोहा। फिर होता है कौन सा? टंगस्टन, बॉक्साइट और टीन। कौन कौन चीजें शामिल होती है इसके अंतर्गत? तांबा होता है, मैग्नीज होता है, उसके बाद क्या होता है? सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट, टीन जैसे चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती है। तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट और टीन। क्लियर है? इसी टाइप से अगर अधात्विक खनिजों की बात करें तो अधात्विक खनिजों में शामिल होगा आपका कौन सा? अभ्रक, रॉक फास्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और क्या होगा? संगमरमर शामिल होगा। क्लियर है? कौन कौन सी चीजें? अभ्रक, रॉक फास्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और संगमरमर शामिल होगा। आणविक खनिजों में कौन शामिल होगा? यूरेनियम, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना, उन्हीं के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जीवाश्म खनिज कौन से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? कोयला पाया जाता है और क्या पाया जाता है? कोलबेट, मीथेन पाया जाता है। क्लियर है? अब एक एक करके इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसका अयस्क क्या होगा, इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, इन सभी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में पाया जाता है, इस टाइप के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। क्लियर है? ये टेबल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब प्रश्न सुनो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक खनिज है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित। यूरेनियम हो जाएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपने। यूरेनियम की अगर बात करें अपन तो मध्य प्रदेश में कौन से जिले में पाया जाएगा? शहडोल जिले में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? शहडोल जिले में। हाल ही में कुछ निक्षेप इसके कहाँ प्राप्त हुए हैं? सागर जिले में भी प्राप्त हुए। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ ले कि यूरेनियम किन जिलों में पाया जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सागर। ठीक है, सागर ऑप्शन में नहीं दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शहडोल हो जाएगा। क्लियर? कोयले की अगर बात करें तो कोयला 90, जब अपनों ने चट्टानों के बारे में पढ़ा था
तो पढ़ा था ना 98% जो कोयला किस क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में दो क्षेत्र में जो ये चट्टानें पाई जाती, एक तो पूर्वी क्षेत्र पढ़ा था अपनों ने और एक ये पढ़ा था। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश का मैप बना हो गया आप, ठीक है, तो इस वाले रीजन में पढ़ा था एक तो, और एक इस वाले रीजन में। ये कौन सा, बैतूल वाला रीजन देखा था अपनों ने, क्या? और ये कौन सा देखा था, इसको इसको बोला जाता है मध्य भारत क्षेत्र। वो मध्य भारत क्षेत्र वो वाला नहीं, ये कोयले वाला है। ठीक है, इसको भी क्या बोला जाता है, मध्य भारत क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो इन दो क्षेत्रों में आपको कोयला देखने को मिलेगा। कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा, तो गोंडवाना। ये तो क्लियर है, गोंडवाना में 98% उसी में मिलता है, क्लियर है। एक और चीज आती कोल बेड मिथेन, ये भी मतलब वहां पाया जाएगा जहां कोयला मिलेगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में कोल बेड मिथेन हमें प्राप्त हुआ है शहडोल जिले से। कहां से, शहडोल से। ये भी शहडोल से, यूरेनियम भी शहडोल से, कोल बेड मिथेन भी शहडोल से। ठीक है, तांबा और मैग्नीज की अगर बात करें तो ये स्पेशली अपने को मिलता है, वैसे तो बालाघाट में मिलता है, छिंदवाड़ा में भी मिलता है, पर सबसे ज्यादा मिलेगा आपको बालाघाट में। इन दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। किसमें, तांबा उत्पादन में और मैग्नीज उत्पादन में। ठीक है, टंगस्टन की अगर बात करें, देखो फैक्चुअल डाटा अगर यहाँ पढ़ लोगे तो एक चीज क्या होगी, जब अपन डिस्कस करेंगे तो वहां आपके वापस से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन होता है आपके कौन से, आगरगांव होशंगाबाद में शोरी है, इसका और देख लेंगे अपन। चूना पत्थर संगमरमर मध्य प्रदेश में 3 टाइप का पाया जाता है, एक होता है श्वेत संगमरमर, एक लाल पीला और एक रंगीन संगमरमर। क्लियर, अब एक एक करके इन सभी के ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जैसे मैप में देख लो आप कि कहाँ कौन कौन सी चीजें पाई जाती है सबसे पहले तो आपकी जो है और चीजें क्लियर हो जाएगी। दिख रहा है मैप, अक्षर नजर आ रहे नहीं आ रहे? हाँ, तो हल्के हल्के दिख रहे तो मैं बोल दूंगा, और नहीं भी दिख रहे होंगे। सबसे पहले बात करते किसकी, चीनी मिट्टी की। किसकी, चीनी मिट्टी की। ये कहाँ पाई जाती है आपकी, ग्वालियर में देखने को मिलेगी। हीरे की अगर बात करें तो हीरा देखने को मिलेगा एक तो कहाँ, हिनोता, 3 जिलों में देखने को मिलेगा, एक पन्ना में देखने को मिलेगा, ठीक है, एक सतना में। क्लियर है, ये ना सतना। और सतना जिले में क्या देखने को मिलेगा आपको, एक और गेरू देखने को मिलेगा, गेरू है ना, जो अपन रंगोली बनाते हैं यूज करते हैं ना गेरू, वही। गेरू उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। 2019 का प्रश्न था है कि गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। खनिज के अलग अलग टाइप्स देखे थे ना अपनों ने, उनके अंतर्गत सोने की अगर बात करें तो इसकी 2 खदानें देखने को मिलती, कौन सी, चक्रिया खदान और माजोली खदान देखने को मिलेगी। कौन सी, माजोली खदान देखने को मिलेगी। कोयले की अगर बात करें तो अपनों ने देखा सबसे ज्यादा सिंगरौली, मध्य भारत क्षेत्र और ये बैतूल वाला रीजन। ठीक है, कोल बेड मिथेन अपनों ने देखा, एक तो शाजापुर और एक और कौन सा हो जाएगा, सोहागपुर हो जाएगा। क्लियर, शहडोल देखा था। बॉक्साइट का देखने को मिलेगा, अमरकंटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो बॉक्साइट अपन उत्खनित करते हैं, खनन करते हैं, तो उसको भेजा जाता है उत्तर प्रदेश के रेणुकूट संयंत्र को। किसको भेजा जाता है, उत्तर प्रदेश के यूपी के कौन सा संयंत्र, एक संयंत्र रेणुकूट, क्या है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट संयंत्र को भेजा जाता है। क्लियर, तांबा ये दोनों खदानें कहाँ देखने को मिलेगी आपको, बालाघाट में। तांबा उत्पादन के लिए कौन सी खदान फेमस है, तो मलाजखंड। कौन सी फेमस है, मलाजखंड। और मैग्नीज उत्पादन में भरवेली देखने को मिली। ठीक है, मलाजखंड की अगर बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। कि सबसे बड़ी कैसी है, खुले मुंह की खदान है। ठीक है, तांबा उत्पादन मलाजखंड से। ठीक है, तांबा उत्पादन कहाँ से होता है, मलाजखंड से। मैग्नीज उत्पादन कहाँ से होगा, भरवेली से होगा। क्लियर है, अगर बात करें अपन ग्रेफाइट उत्पादन की तो कहाँ से होता है, बैतूल जिले के, कहाँ से, आगरगांव से, है ना। नहीं, बैतूल जिले से ग्रेफाइट होता है। होशंगाबाद के आगरगांव से क्या होता है अपना, टंगस्टन होता है। आगरगांव होशंगाबाद से किसका उत्पादन होता है, टंगस्टन का यूज होता है। जो पुराने बल्ब आते थे ना, उसमें एक स्प्रिंग टाइप लगी होती थी, वो क्या होता था अपना, टंगस्टन होता था। क्लियर है, एक कोयला यहाँ भी मिलेगा। क्लियर है, अब संगमरमर की अगर बात करें तो सफेद संगमरमर कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, जबलपुर में देखने को मिलेगा। और कटनी में चूना पत्थर पाया जाता है। जब अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, जो है
जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देख रहे थे तो बघेलखंड के पठार में देखा था अपनों ने किसके बारे में, जब नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में पढ़ा था कटनी जबलपुर के बारे में, अपनों ने पढ़ा था कटनी में सीमेंट उद्योग है, और उसी टाइम समझा था कि सीमेंट उद्योग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, चूना पत्थर होती। तो यहाँ चूना पत्थर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ सीमेंट उद्योग होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। क्लियर। अगर बात करें रॉक फास्फेट और एस्बेस्टॉस की, किसकी, रॉक फास्फेट और एस्बेस्टॉस कहाँ मिलेगा आपको, झाबुआ में देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब एक एक करके अपन सभी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जहां समझने जैसी चीजें आएगी वहां समझ लेंगे। बेसिकली इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है, समझने वाली कम। और यहाँ जो डाटा आपको मिल रहा है ना, उसमें क्या करना है आपको, बस दो चीजें और रेट करनी कि इसका उत्पादन कितना हो रहा है मध्य प्रदेश में, खनन कितना हो रहा है। जब मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आप देखोगे खोल के तो उसमें दिया हुआ रहता है। अगर ये दो डाटा और आपने इसमें पुट कर दी तो आपका मेंस में अगर पूछा है मध्य प्रदेश में लोहे की स्थिति, मध्य प्रदेश में कोयले की स्थिति, तो आपका वो का वही आंसर वहां छाप के आना आपको। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें दो डाटा और ऐड करने रहेंगे आपको, कौन सा, उत्पादन कितना हो रहा है और भंडारण कितना है। क्लियर है। अब बात करते हैं, सबसे पहले लोहे की बात कर लेते हैं। ठीक है, लोहे की बात कर लेते हैं। तो लोहा मिलेगा आपको कौन सा, धारवाड़ युग की चट्टानों में मिलेगा। ठीक है, चट्टाने पड़ी थी तब पढ़ा था ना, आर्कियन, फिर धारवाड़ पढ़ा था। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको क्या देखने को मिलेगा, लोहा देखने को मिलेगा। अगर बात करें लोहे की तो आपको चार प्रकार के प्रमुख अयस्क देखने को मिलते हैं कोयले। कितने अयस्क, चार। कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। कौन कौन से, हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा और लिमोनाइट और सिडेराइट हो जाएगा। क्लियर। भंडारण की दृष्टि की अगर बात करें तो भंडारण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, भंडारण की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का 5वां स्थान आता है लोहे के भंडारण में। कौन सा स्थान आता है, 5। 2020 का 22 का प्रश्न था, कोटेशन में पूछा गया था। उसमें एक कोटेशन क्या दिया गया था, यही दिया गया था कि मध्य प्रदेश का जो है लोहे के भंडारण के मामले में जो है पूरे भारत में 5वां स्थान है। क्लियर है। तो यहाँ पहले पे कौन है, उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, और 5वें नंबर पर कौन आ जाए, मध्य प्रदेश। कौन कौन सा है इसके, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। क्लियर। जब मध्य, जैसे वैसे तो मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तो लोहा उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्य था, पर जैसे ही छत्तीसगढ़ पृथक से पृथक हो गया तो मध्य प्रदेश का लगभग 80% भाग कहाँ चले गया, लोहे की खदानें छत्तीसगढ़ में चली गई, यही लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करेगी कहाँ कहाँ लोहे का उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है, एक तो मंडला में होता है, बालाघाट में होता है, जबलपुर में होता है, झाबुआ में होता है। कौन कौन से जिले आ जाएंगे, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और झाबुआ। ये क्लियर है। कौन सी चट्टानों में मिलेगा, धारवाड़ क्रम की। मध्य प्रदेश का लोहे के भंडारण के मामले में भारत में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। कितने अयस्क होते हैं इसके, 4 होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। ठीक है। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में पाया जाएगा, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और झाबुआ। क्लियर है। बढ़े आगे, ये लिखा हुआ है इसमें, और आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं इसके बारे में, किसके, मैग्नीज के बारे में देख लेते। तो अपनों ने देखा कि मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश कैसा है, पहला स्टेट है पूरे भारत में। देखा था कि नहीं देखा था। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन की कौन सी खदान देखी थी अपनों ने, एक तो तांबा उत्पादन की देखी थी, एक मैग्नीज की देखी थी। कौन सी देखी थी, अभी देखी ना पिछली वाली साइड में, भरवेली देखी थी कि नहीं देखी थी, वही खदान आती है। ठीक है। अगर बात करें मैग्नीज की तो मैग्नीज उत्पादन में कैसा है, पहला स्टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कौन सी क्रम की चट्टानों में मिलेगा, ये भी धारवाड़ युग की चट्टानों में देखने को मिलेगा। इसके अयस्कों की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, साइलोमेनिन और ब्रोनाइट हो जाएगा। क्या, साइलोमेनिन हो जाएगा और ब्रोनाइट हो जाएगा। प्रश्न आ गया, साइलोमेनिन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है ना, ऑप्शन आ गया आपसे, लोहे का, मैग्नीज का, तांबे का या कोयले का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही तो पढ़ा है, मैग्नीज, साइलोमेनिन। ठीक है। लोहे के कितने पढ़े थे, 4 पढ़े थे। कौन कौन से, ठीक है, क्लियर है। और मैग्नीज के 2, साइलोमेनिन और ब्रोनाइट। ठीक है, क्लियर है। अगर भंडारण की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 जिलों में इसके भंडारण और उत्पादन होता है। एक तो अपना बालाघाट हो जाएगा और एक हो जाएगा अपना कौन सा, छिंदवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
एक हो जाएगा अपना कौन सा, बालाघाट, और एक छिंदवाड़ा हो जाएगा। अगर बात करें अपन किसकी, हाँ इसमें आगे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है, इस्पात बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, इस्पात बनाने, स्टील, इस्पात माने स्टील बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब लोहे में और मैग्नीज, जब मैग्नीज में लोहे का मिश्रण कर दिया जाता है, किसमें, लोहे में मैग्नीज का मिश्रण कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है, फेरी मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, फेरी मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन गया, निम्नलिखित में से फेरी मैग्नीज किसके मिश्रण को माना जाता है ना, ये किसके मिश्रण को कहा जाता है। ऑप्शन आ गया आपसे, पहला तो यही दे दिया लोहे और मैग्नीज, दूसरा दे दिया कोयला ग्रेफाइट, इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन दे दिया आपसे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा और मैग्नीज हो जाए। इसके कितने एस के देखिए अपनों ने, दो देखिए, कौन कौन से देखिए, साइलोमेनिन और ब्रोनाइट देखिए, क्लियर है। तो यही लिखा हुआ है देखो इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, अगर बात करें इसके अंतर्गत बालाघाट में कौन कौन से जिले, मतलब बालाघाट जिले में कौन कौन सी खदान है इसके अंतर्गत आएगी, और अपनों ने एक और किस जिले का नाम पढ़ा, छिंदवाड़ा जिले का नाम पढ़ा, तो छिंदवाड़ा में कौन कौन सी खदानें आएगी। इनमें से कोई सी भी खदान आपसे दे सकता है, मैं मुख्य मुख्य के नाम बता देता हूँ, वो तो याद कर ही लेना। पूछ लेगा, खदान का नाम दे दिया और बोल देगा निम्नलिखित खदान किस जो एक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप के प्रश्न आपसे आ सकते हैं, क्लियर। तो अब देखो, है ना, बालाघाट की अगर बात करें अपन, तो बालाघाट में सबसे पहले कौन सी खदान, मखेली, है ना। भरवेली खदान देखिए अपनों ने, यहां से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कुछ याद करो नहीं करो, भरवेली को जरूर याद कर लेना, क्लियर है। उसके बाद मखेली, बरवाली, तरोड़ी, बरजारी, नेमा, रामरवा और सेलवा, ठीक है। ये सब नाम हो गए। आपको याद करना है कौन सा, एक तो भरवेली याद कर लेना, एक रामरवा याद कर लेना, ठीक है, एक याद कर लेना आप सेलवा, क्लियर है, और एक, बस ये तीन ही याद कर लेना, क्लियर है। कौन कौन सी, भरवेली, रामरवा और सेलवा, तीनों याद कर लेना। कहाँ पड़ती है अपनी, बालाघाट जिले में। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध। अब छिंदवाड़ा की अगर बात करें, तो छिंदवाड़ा में कौन कौन से आ जाएगी, देखो बटकुम, है ना, बटकुम है, मध्याबीना, सीतापुर, बटकुम, मध्याबीना, सीतापुर और गोवारी, ठीक है। ये तीन याद कर लेना। बटकुम खदान की कहाँ पड़ेगी, छिंदवाड़ा में, किस खनिज के लिए। इसी टाइप से मध्याबीना छिंदवाड़ा में किस खनिज के लिए, मैग्नीज। सीतापुर और कौन सा हो जाएगा आपका, गोवारी, क्लियर है। उपयुक्त के अलावा ये दो जिले तो क्या हो गए, मेन उत्पादक हो गए। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कौन से हो जाएंगे, मंडला, जबलपुर, धार, खरगोन, झाबुआ जैसे जिलों में भी आपको देखने को मिलेगा। मेन तो आपको इस पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। पूछ लेगा भरवेली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अब मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं किसके ऊपर, तांबे के ऊपर। तो तांबा उत्पादन में अपनों ने क्या देखा था, मध्य प्रदेश का कैसा स्थान देखने को मिलता है, फर्स्ट स्थान देखने को मिलता है। अब तांबे की अगर बात करें, तो तांबा दो शेलों में देखने को मिलता है, एक होती आग्नेय प्रकार की शेलों में, और एक देखने को मिलती कायांतरित प्रकार की शेलों में। पता है आग्नेय शिलें क्या होती, कायांतरित शिलें क्या होती, आइडिया है कुछ इसके बारे में, क्या होती। देखो इसके बारे में समझ लेते, ताकि आपके और ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होती, जैसे ये अपनी अर्थ है ना, ये अर्थ का सरफेस हो गया, क्लियर है। अब दिन में क्लास रखो तो भी नींद आती है, सुबह सुबह क्लास रखो तो भी नींद आती है, तो क्या करें अब, तो क्या हो रहा फिर, ऑक्सीजन की कमी कैसे हो। देखो ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी पर एक दरार या छेद होता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी के नीचे उपस्थित मैग्मा बाहर निकलता है। तो ये मान लो कोई दरार या छेद हो गया, ठीक, यहाँ पे। अब यहाँ से क्या निकल रहा, मैग्मा बाहर निकल रहा, ये निकल रहा, ठीक है, क्लियर है। मैग्मा निकल रहा, ये मैग्मा निकल गया, अब ठंडा होगा। इसके ठंडे होने से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा, आग्नेय प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा। किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा, आग्नेय प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा, क्लियर है। यहाँ से भी ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना है। वैसे तो ये किसका, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है, पर अपन यहाँ समझ लेते ताकि अपने खनिज समझने में आ। तो ज्वालामुखी उद्भेदन से किस प्रकार की खनिजों का निर्माण हुआ, आग्नेय प्रकार की खनिजों का निर्माण हुआ, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब क्या हो रहा है, जैसे इस पे अपर्दन हो रहा है, अपर्दन क्या होता है ये क्लियर है, जैसे हवा चल रही, पानी चल रहा है, तो इससे टकरा रहा है, तो इस जो है इसका कुछ टुकड़े बाहर कर ले गया, ठीक है। अब मान लो हवा ने अपर्दन करा, ये चट्टान बन गई,
क्लियर है। अब हवा चल रही है यहाँ से, तो इस चट्टान के कुछ टुकड़े उड़ा कर ले जाएगी, और क्या करा, उड़ा के ले गई और यहाँ जाके निक्षेपित कर दी। कहाँ पे, यहाँ जाकर निक्षेपित कर दी। क्लियर। इसी टाइप से फिर हवा ने जो है, हवा फिर अब एक साथ तो सब कुछ उड़ा के ले जाए, धीरे धीरे ले जाएगी। कुछ उड़ा के ले गई, यहाँ निक्षेपित कर दिया, उसके बाद वापस कुछ उड़ा के ले गई, फिर यहाँ निक्षेपित कर दिया। क्लियर। फिर उड़ा के ले गई, फिर यहाँ निक्षेपित कर दिया। क्लियर। फिर उड़ा के ले गई, फिर यहाँ निक्षेपित कर दिया। इसी टाइप से क्या करेगी, ठीक है। क्लियर है। इस टाइप से जो चट्टानों के निर्माण कर देगी। ये बन गई चट्टान। क्लियर है। तो इस प्रकार की चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार की चट्टानों को अवसादी प्रकार की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो आपसे पूछ लेगा अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अपर्दनीय अपक्षय से होता है। क्लियर। अब देखो मेरी बात, इसमें कहीं से कहीं तक आपको ऐसे दरारें नजर आ रही क्या, ज्वालामुखी जैसी लावा निकला, एक साथ निकलेगा, ठंडा होगा, तो इसमें परतें पाई जाएगी क्या, परतें नहीं पाई जाएगी। तो विशेषताएं देख लेना, परतें यहाँ पाई जाएगी क्या, नहीं पाई जाएगी। क्लियर है। अब परतें नहीं पाई जा रही तो क्या जीवाश्म पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे। जब गैप ही नहीं है तो जीवाश्म, तो क्या जीवाश्म पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। अब जब जीवाश्म नहीं पाए जा रहे तो जीवाश्म ईंधन होगा क्या इसमें, जैसे अपना कोयला पेट्रोलियम वगैरह होगा क्या, नहीं होगा। तो इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होता। अब एक और चीज समझो, ज्वालामुखी से जैसे ही निकल रहा है लावा, तो उसमें लावा मैग्मा में क्या होता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं। तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे संपन्न क्या होगा, यही चट्टान होगी कि नहीं होगी, पहली बार में निकल रहे हैं तो सबसे ज्यादा खनिज होंगे कि नहीं होंगे। तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से कैसे होती है, संपन्न चट्टान होती है। क्लियर है। ये चारों पांचों पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब इसकी बात कर लेते हैं औषधि प्रकार की चट्टानें। तो इसमें परतें वैसे ही दिख रही कि देखो अलग अलग कलर से इंडिकेट भी कर रखी, परतें नजर आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें क्या पाई जाएगी, परतें पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी। और परतें हैं तो जीवाश्म भी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो जीवाश्म प्रेजेंट होते हैं। जीवाश्म ईंधन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, क्यों पाया जाएगा, जीवाश्म उपस्थित इसलिए जीवाश्म ईंधन पाया जाएगा। क्लियर। और ये भी कैसे होती है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से ये भी अच्छी खासी संपन्न होती है, क्योंकि इनका निर्माण ही किससे हो रहा है, आग्नेय प्रकार की चट्टानों से हो रहा है। क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं। अब मैं कहीं भी आपसे, कहीं भी अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में पूरी में कि जो है किसके बारे में, जीवाश्म ईंधन के बारे में। तो जीवाश्म ईंधन सभी कहाँ मिलेंगे अपने को, औषधि प्रकार की चट्टान। क्लियर है, इतना क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, अब जैसे इसके ऊपर और जो है परतें जमती गई, तो ये नीचे वाली परत पर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो ये क्या होगी, नीचे धंसती जाएगी। अब आपको पता है जैसे अर्थ के नीचे क्या है, मैग्मा भरा हुआ है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। स्थल मंडल और नीचे, ये ऊपर जो अपनी अर्थ है ना, इसको बोला जाता है स्थल मंडल। इसके नीचे एक मंडल आता है दुर्बल मंडल, किस नाम से जाना जाता है, दुर्बल। वहां आपको देखने को मिलेगा मैग्मा, मैग्मा भरा हुआ। अब ये चट्टान अगर बात करो, ये दबाव पड़ता गया, तो ये चट्टान नीचे चली गई है ना, इसके ऊपर और परतें जमा होती गई, तो ये नीचे दबेगी, दब गई। और धीरे धीरे दबती दबती कहाँ चली गई, दुर्बल मंडल में चली गई। अब दुर्बल मंडल में गई तो यहाँ मैग्मा जो है किसमें वापस कन्वर्ट हो गया, ये चट्टान वापस किसमें, मैग्मा में या लावा में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई, लावा में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। मैग्मा और लावा में कौन डिफरेंस बता सकता है, वो क्या डिफरेंस होता है, देखो जब तक जो है स्थल मंडल के नीचे अगर ज्वालामुखी का जो है पूरा रहा है सिस्टम, तो उसको किस नाम से, ना जो भी मटेरियल रहा है उसको लावा के नाम से जाना जाएगा। जैसे ही लावा पृथ्वी पर आया उसको किस नाम से जाना जाएगा, ऊपर आ गया स्थल मंडल, उसको मैग्मा के नाम से, तो किस में कन्वर्ट हो गया, लावा में हो गया। इससे जो पहले की कंडीशन है यहाँ वाली, क्लियर है। अब यहाँ वाली कंडीशन को क्या मिलेगा, ताप दफन वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है तो ताप उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इनके ऊपर जो है और परतें अगर जमा होती जा रही, ठीक है, और परतें जमा होती गई, तो
उससे आगे चलकर किसका निर्माण हो जाएगा? उससे आगे चलकर होगा रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। किसका? रूपांतरित या कायन। किस कारण हो रहा? एक तो प्रेशर के कारण होगा, दफन के कारण हो रहा, और कैसा हो रहा है? एक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो उसके कारण होगा। ठीक है, तो अवसादी प्रकार की चट्टानों में किसकी क्रिया होगी? ताप की होगी, दाब की होगी, तो उससे आगे चलकर किसका निर्माण होगा? कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। क्लियर है? अब एक साइकिल होता है पूरा इनका, उसे बोला जाता है रॉक साइकिल। जब सिलेबस उठाओगे तो यूनिट 10 देखोगे थर्ड पेपर की, तो उसमें एक स्पेशली मेंशन है चट्टान चक्र, तो उसके बारे में भी यही समझ लेते ताकि आपकी और चीजें क्लियर हो जाए। देखो यहां से क्या निकल रहा? सबसे पहले तो मेग्मा निकलेगा। ठीक, ये मेग्मा निकल रहा। किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आग्नेय चट्टानें हो गई। अब इससे आगे चलकर क्या हुआ? इससे आगे चलकर किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ? अवसादी चट्टानें बन गई कि नहीं बन गई? क्यों बनी पता है? क्लियर है? अपक्षय अपरदन से कैसे बनी? अपक्षय अपरदन से। ठीक है, इनसे आगे चलकर कौन सी चट्टानें बन गई? तो रूपांतरित किस कारण बनी? ठीक है, इसके कारण बनी। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना? अब मेरी बात सुनो। अब जैसे मेग्मा निकल रहा, एक ही जगह इकट्ठा होकर क्या बन रहा? आग्नेय चट्टानें बन रही, उसके ऊपर और ज्वालामुखी उद्भेदन होता गया, तो जो नीचे वाली परत है वो भी नीचे दबेगी नहीं दबेगी? क्लियर होगी? तो आग्नेय चट्टानों से भी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्लियर है ना? जैसे ये मेग्मा निकल रहा, यहाँ आग्नेय चट्टान बन गई, अब यहाँ धीरे होकर आग्नेय चट्टान बन गई। अब इसके बाद और मेग्मा का उद्गार हुआ, फिर उसके ऊपर और मेग्मा जम गया, तो ये नीचे वाली परत नीचे दबेगी नहीं दबेगी? तो इससे भी आगे चलकर क्या होगा? इससे भी निर्माण हो सकता है। किस क्रिया के कारण? क्लियर है? अब ये रूपांतरित चट्टानें क्या बनेगी? लावा बनेगी, और यही लावा आगे चलकर किसमें जो है ऊपर उद्गार होगा ज्वालामुखी उद्गार से, और क्या बनाएगा? ज्वालामुखी। ये जो अपने आग्नेय चट्टानें बनाएगा नहीं बनाएगा? तो इसी से आगे चलकर क्या बनेगी अपने? किस क्रिया के द्वारा? ज्वालामुखी उद्गार के कारण हो। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इसी प्रकार की जो चक्र होता है ये पूरा साइकिल चलता रहता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यही होता है आपका चट्टान चक्र। क्लियर है? फोटो ले लो इसका, लिखना हो तो लिख लेना घर पे जाके आराम से। क्लियर है? बड़े आगे अब अपने खनिज पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे अपन? तांबे के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अब क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है? कायांतरित चट्टानें क्या होती है, आग्नेय चट्टानें क्या होती है? क्लियर है? तो उसमें पाया जाता है अपना कौन सा? तांबा देखने को मिलेगा। ठीक, तांबे की एक खदान पड़ी थी अपनों ने, कौन सी? कौन सी खदान पड़ी थी तांबे की? मध्य प्रदेश में पड़ी थी ना एक स्पेशल खदान। भरवेली किसकी पड़ी थी? एक और पड़ी थी मलाज खंड पड़ी थी नहीं पड़ी थी अपनों ने? तो मलाज खंड कहाँ किससे संबंधित है अपनी? तांबा उत्पादन से संबंधित। कहाँ पाई जाती? बालाघाट में। इतना क्लियर है कि क्लियर है? कौन सी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कायांतरित प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। इसका यूज देख लेना कहाँ कहाँ होता है अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो बालाघाट जिले की कौन सी तहसील है? एक तहसील है बेहड़ तहसील, है ना? वहां पे खदान पाई जाती, कौन सी? मलाजखंड खदान। अगर इसकी लंबाई की अगर बात करोगे तो कितने? 170 मीटर तो लंबी और 20 मीटर चौड़ी है, और 193 टन यहाँ से जो है तांबे का यहाँ पे भंडार पाए गए। कितने? 193 मीटर टन तक पाए गए। आंकड़े याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ बालाघाट कहाँ है। बालाघाट में कौन सी खदान है? मलाजखंड। किस खनिज के लिए फेमस है? तांबे के लिए। अगर तहसील आपसे पूछ ले तो क्या बता दो कि बिहार तहसील है। क्लियर है?
यही आपको बताना। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है? सीधी में मिलता है आपको, छतरपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और ग्वालियर में देखने को मिलता है। अभी तो ठीक है, अभी तो थोड़ा बहुत ही याद कर लेना, जब मेंस पढ़ोगे ना तब ये सारी चीजें याद करनी। अभी कर लोगे तो बढ़िया, मेंस में कम बर्डन रहेगा। अब जैसे इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे प्रश्न पूछ लिया आपसे 5 नंबर में कि मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन करने वाले जिलों को मैप में दर्शाइए। इस टाइप के प्रश्न आपसे आ सकते हैं। जैसे डोलोमाइट पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, तांबा पूछ सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे आ सकते हैं। तांबा क्लियर है? कौन कौन से खनिज अभी तक पढ़ चुके अपन? लोहा पढ़ चुके, 3 पढ़ चुके, आगे पढ़ते। अब आता है अपना कौन सा? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का मुख्य अयस्क कौन सा हो जाएगा आपका? बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा मुख्य? एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। अयस्क क्या होता है तो क्लियर? देखो, बॉक्साइट किसका अयस्क आ जाएगा? एल्यूमिनियम का अयस्क। यही पूछा जाएगा आपसे कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का अयस्क। अगर बात करें एल्यूमिनियम का, तो पूरे भारत का अकेले 44% एल्यूमिनियम अकेले, ये बॉक्साइट अकेले कौन उत्पादित करता है? मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। क्लियर है? अब ये हल्का खनिज होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज बहुत सारे जो है अपन चीजें बनाने में करते हैं, ये सब देख लेना। एल्यूमिनियम का निर्माण किस में करते हैं? वायुयान निर्माण में भी करते हैं। क्लियर है? जो एरोप्लेन होता है उसके ऊपर की बॉडी किससे बनी होती? एल्यूमिनियम की बनी होती। क्लियर है? इसके अलावा एल्यूमिनियम में अपन क्या करेंगे? मैग्नीशियम मिला देते हैं, तो उससे जो जहाज बनते हैं ना, उनके बाहरी स्ट्रक्चर को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसी का उपयोग किया जाता है। देख लेना यहाँ से, ठीक है, ये भंडारण वंडारण देख लेना आप। अब आगे बढ़ते, ठीक है। अब बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करोगे, तो वर्तमान मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना जैसे जिलों में आपको जो इसका उत्पादन देखना हो। जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना, शहडोल, अनूपपुर जिले में आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। कौन सा? जबलपुर हो गया, कटनी हो गया, सतना हो गया, शहडोल हो गया और अनूपपुर आपके जिले हो गए। क्लियर? अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो सर्वप्रथम उत्पादन बॉक्साइट का कहाँ हुआ था? 1908 में कटनी जिले में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? कटनी जिले में। प्रश्न पूछ लिया आपसे, निम्नलिखित में से किस जिले में, क्या प्रश्न पूछा? निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, है ना? तो कहाँ हुआ था? कटनी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था, ये लिखा हुआ है। कब हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? कटनी में हुआ था। क्लियर है? जब अपन मैप में पूरा पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने बताया था ना कि जो अमरकंटक है वहां से जो बॉक्साइट उत्पादन होता है वो कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश संयंत्र को। क्लियर है? तो ये अमरकंटक से जो बॉक्साइट उत्पादित हो रहा है वो कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट संयंत्र को। वहां पे क्या, रेणुकूट में एक एल्यूमिनियम कारखाना है, वहां इसका जो क्या करते हैं अपन, एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? तो प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान से उत्पादित बॉक्साइट का निर्यात उत्तर प्रदेश के रेणुकूट संयंत्र को किया जाता है या भेजा जाता है ना? तो आपके आंसर, अगर उसमें आंसर दे दिया आपसे कौन सा, अमरकंटक, कटनी, शहडोल, जबलपुर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक हो जाएगा। क्लियर? और कटनी से क्या हुआ था पहली बार निकाला था। क्लियर है? अब बात करते हैं अगले खनिज पे। तो कितने खनिज हो गए अभी तक अपने? 4 हो गए। अब 5वें की बात करते हैं। 5वां हो जाएगा आपका कौन सा? टंगस्टन। इसका मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? वुल्फ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुल्फ्राम हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले भूल तो नहीं गए? लोहे के क्या पढ़े थे अपनों ने? ठीक है, इसी टाइप से अपनों ने किसके देखे थे? लोहे के बाद कौन सा खनिज पढ़ा था? तांबा पढ़ा था। तांबे क्या देखे थे? तांबा का नहीं पढ़ा था। इससे मैग्नीज देखा था। मैग्नीज की क्या पढ़ा था? लिमोनाइट, सिडेराइट वगैरह देखे थे ना अपनों ने, वही होता है। टंगस्टन का क्या हो जाएगा? वुल्फ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुल्फ्राम। ठीक, अभी पढ़े अभी भूल गए तो फिर क्या? देखो, दमन भट्टियों में इसका जो वुल्फ्राम को क्या करेंगे, दमन भट्टियों में धोकर इसके निकालेंगे। याद रह जाए तो बढ़िया। इसका उपयोग देख लेना टंगस्टन का कैसे होता है।
विद्युत बल्ब बनाने में होता है, ठीक है। और इसका उत्पादन कहाँ से होता है, तो अपनों ने देखा था ना, टंगस्टन इसमें नहीं दे रखा। आगरगांव होशंगाबाद से इसका उत्पादन होता है। कहाँ से होता है, 8 कर लेना इसमें ना, मैप में है, कोई दिक्कत नहीं। आगरगांव होशंगाबाद से इसका उत्पादन होता है। क्लियर। अब बढ़े आगे। निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग जो है बल्ब बनाने में किया जाता है? ऑप्शन दे दिया आपसे, हीरा, तांबा, टंगस्टन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? याद है कि? बढ़िया बात है। पढ़ा ही क्या पहले खनिज? बचपन से ही पढ़ा हुआ है, बढ़िया है। हीरा, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? प्रथम स्थान। कौन सा खनिज है? अधात्विक खनिज। अपनों ने टेबल पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अधात्विक खनिज। जब अपनों ने चट्टानें पढ़ी थी तब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 2 सीरीज केमूर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कुडप्पा क्रम की चट्टानें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? उन कुडप्पा क्रम की चट्टानों में आपको क्या देखने को मिलेगा? हीरा देखने को मिलेगा। क्लियर। तो कौन सी चट्टानों में पाया जाएगा हीरा? कुडप्पा क्रम की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगर इसके क्षेत्रों की अगर बात करें तो कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे? 3। छतरपुर, पन्ना में हो जाएगा, और कहाँ हो जाएगा? सतना में और छतरपुर में हो जाएगा। क्लियर है। अगर अपन बात करें सतना की, तो सतना जिले में कौन सी खदान है इसकी? मझगवा खदान है। कौन सी? मझगवा। पन्ना जिले की अगर बात करें तो पन्ना जिले में कौन सी खदान हो जाएगी आपको? हनोता खदान। कौन सी हो जाएगी? हनोता। और छतरपुर जिले की अगर बात करें तो इसमें कौन सी हो जाएगी? अंगोरा खदान हो जाएगी। एक साइड पे जिले दे देगा, एक साइड पे खदाने दे देगा, आपसे मिलान करने पूछेगा। इस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सतना क्या हो जाएगा? मझगवा हो जाएगा। सतना मझगवा है ना, क्या हो जाएगा? सतना मझगवा। फिर उसके बाद पन्ना की अगर बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? हनोता हो जाएगी। और छतरपुर की क्या हो जाएगी? अंगोरा हो जाएगी। क्लियर है। सतना मझगवा, पन्ना की क्या हो जाएगी? हनोता। और छतरपुर की क्या हो जाएगी? अंगोरा। यहाँ की फेमस की अगर बात करें हीरो की, कौन कौन से निकाले, तो कोहिनूर महान, मुगल पीठ निकाला है, ओरलोक निकाला है। ये सभी कहाँ से? छतरपुर की जो ये अंगोर खदान है ना, अंगोर, अंगोर, इस क्षेत्र से निकाले गए। क्लियर है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम। अभी तक 4 ऐसे खनिज पढ़ चुके हैं जिनमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। चारों के नाम कौन बता सकता है? पन्ना, हीरा, और एक और मैं बनाया था रंगोली बनाने में गेरू का यूज कर, गेरू का। तो 4 हो गए ना, जिसमें मध्य प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है। इतनी क्लियर है चीजें? आगे बढ़े। ठीक है। अगर बात करें तो छतरपुर जिले में एक रियो टिंटो कंपनी है ना, वो उत्खनन कर रही है। क्लियर, देख लेना है, पढ़ लोगे पीडीएफ से, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले खनिज की। किसके बारे में? अगले खनिज में तो शीशे के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? शीशे की। तो इसके अगर अयस्क की अगर बात करोगे तो क्या अयस्क है इसका? गैलेना। वोल्फ्राम किसका अयस्क है? टंगस्टन का है। पढ़ा तो था अपनों ने। ठीक। अब ये तो क्या, ऐसे बार बार रिवीजन करोगे ना तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अभी क्लास में कर लो, इससे अच्छा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? शीशा का अयस्क कौन सा हो जाएगा? गैलेना हो जाएगा। ठीक है। इसके उपयोग की अगर बात करें तो कौन से? रेलवे इंजन बनाने में, मोटर कार में, बैटरी बनाने में, हवाई जहाज में, टाइपराइटर वगैरह, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। क्लियर। अगर इसकी बात करें तो कितने डिग्री पर ये पिघलता है, तो टेम्परेचर को 2 भागों में नापा जाता है। एक तो डिग्री सेल्सियस हो गया, एक फ़ारेनहाइट हो गया। तो यहाँ आंकड़ा किस में दिया? फ़ारेनहाइट में दिया। तो कितने फ़ारेनहाइट पे ये पिघलता है? तो 621 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पिघलता है। याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। क्लियर है। कौन सा है इसका? ये याद रख लेना, यूज याद रख लेना, जो अपने मेंस में काम आई है। अब आपको चीजें क्या याद रख, बस ये याद रखना है मेन की कहाँ कहाँ से उत्पादित होता है। तो कहाँ से? जबलपुर से होता है, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ। कहाँ कहाँ से हो गया? होशंगाबाद से। ठीक, क्लियर है। बढ़े आगे। अब देखो, अब एक और खनिज की बात कर लेते हैं। कौन सा हो जाएगा अपना? अभ्रक।
किसके बारे में बात करें अपन? अभ्रक के बारे में ना, नींद भरी आती है, ठीक है। तो अभ्रक कैसा होता है? विद्युत का कुछ अलग होता है। कैसा होता है? विद्युत का अधात्विक होता है। कैसा होता है? विद्युत का कौन से प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसके जिलों की अगर बात करें तो कौन कौन से जिले? बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, मंदसौर, नरसिंहपुर, शहडोल, सीधी, टीकमगढ़ जैसे जिलों में पाया जाता है। क्लियर है। कौन कौन से? बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, मंदसौर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़। क्लियर है। ये अपना अभ्रक हो गया। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले खनिज के ऊपर। अगले बात करते कौन से? ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट अपनों ने कहाँ देखा था? बैतूल जिले में आपको ग्रेफाइट देखने को मिलेगा। कहाँ? बैतूल जिले में आपको ग्रेफाइट देखने को मिलेगा। पेंसिल रहती है ना अपनी, तो पेंसिल में जो वो क्या रहती है अपनी? ग्रेफाइट रहता है। क्लियर। क्या होता है? बेसिकली कार्बन होता है। कार्बन का अपरूप होता है ना। ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? कार्बन का होता है। तो ये कार्बन हो गया। इसका उपयोग पेंसिल, बैटरी आदि में किया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किसकी? एस्बेस्टास की। एस्बेस्टास आपको मिलेगा कहाँ पे? झाबुआ जिले में। कहाँ? झाबुआ जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है। रेशेदार खनिज होता है, अनेक किस्में देखने को मिलेगी। क्लियर है। रेल के डिब्बे वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। इसके उत्पादन की अगर बात करें तो कहाँ से होता है? मुख्य उत्पादन होता है झाबुआ से। झाबुआ याद करना। जो स्पेशल खनिज जैसे एक दो जिलों में अगर आपको मिल रहा है तो वो तो स्पेशली याद कर ही लेना। तो पूछ लेगा आपसे निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस देखने को मिलता है? अलग अलग ऑप्शन दे दिया आपसे, दे दिया ग्वालियर दे दिया, ठीक है, मालवा के एक दो दे दिए, इंदौर दे दिया आपसे, फिर उधर दक्षिण वाले दे दिए, कोई भी बैतूल वगैरह दे दिए, और एक ये दे दिया। तो कहाँ होता है सर्वाधिक उत्पादन? झाबुआ में होता है। क्लियर है। अब देखो इसके अलावा कौन कौन से, जैसे बालाघाट में होता है, शिवनी, सीधी, टीकमगढ़, नरसिंहपुर और होशंगाबाद में भी अल्प मात्रा में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? यूज देख लिया अपनों ने। ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में? चीनी मिट्टी के बारे में। तो चीनी मिट्टी का मुख्य यूज किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। क्लियर। क्लियर। दो सीरीज पढ़ी थी अपनों ने, एक पढ़ी थी ग्वालियर सीरीज और एक पढ़ी थी कुडप्पा सीरीज। याद हो तो? पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो उसमें बताया था ना मैंने, जो ग्वालियर सीरीज है वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? चूना पत्थर देखने को मिलेगा। तो ग्वालियर में बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। ग्वालियर का एक है नकुम पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? नकुम पहाड़ी क्षेत्र। तो वहां भी आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? जो है आपका चीनी मिट्टी देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो एक एक करके चीनी मिट्टी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो चीनी मिट्टी प्राय कैसी होती? ग्रेफाइट। ये देख लेना। चीनी मिट्टी का नाम, चीनी मिट्टी को एक और किस नाम से जाना जाता है? ये याद कर लेना। केवलिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? केवलिन के नाम से भी जाना जाता है। चीनी मिट्टी ग्वालियर जिले में कौन सा क्षेत्र है? नकुम पहाड़ी क्षेत्र। यही प्रश्न आ जाएगा आपसे कि नकुम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए फेमस है? एक दे दिया आपसे कौन सा? चीनी मिट्टी। एक दे दिया ग्रेफाइट, एक दे दिया हीरा और एक दे दिया बॉक्साइट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चीनी मिट्टी आंसर होना चाहिए। क्लियर है। तो ये ग्वालियर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो खिलचीपुर राजगढ़ वाली जो है ना, उसमें भी नेवाज नदी के आसपास आपको चीनी मिट्टी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं किसके बारे में? बेराइट्स के बारे में। बेराइट्स को एक और किस नाम से जाना जाता है? बेरियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें ये मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में होता है तो क्या आंसर होगा? देवास, धार, झाबुआ, नरसिंहपुर, शिवपुरी, सीधी और टीकमगढ़ जिले में होता है। क्लियर है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कौन से? चूने पत्थर की। सस्ता खनिज होता है सबसे पहले तो चूना पत्थर सस्ता खनिज होता है। ठीक। इसके भंडार कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? एक तो ग्वालियर वाला रीजन अपना हो गया, मुरैना, सागर, नरसिंहपुर, कटनी वाला रीजन हो जाएगा, जबलपुर, सीधी, रायसेन, ये सारे रीजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम इसका जो है उत्खनन कहाँ? कटनी में प्रारंभ हुआ था। क्लियर। चूना पत्थर विशेष रूप से देखने को मिलेगा। क्लियर है। सस्ता खनिज होता है, सीमेंट उद्योग में इसका यूज किया जाता है। बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है, देख लेना, जिले देख लेना कहाँ कहाँ से। अब प्रश्न आया था मेंस में कि जो है सीमेंट उद्योग, क्या प्रश्न आया था? प्रश्न आया था देखो, सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश के
पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। क्यों? क्यों उस साइड पे विस्तृत देखने को मिलेगा? क्या रीजन हो सकते हैं? कैसे डील करोगे इस प्रश्न को? क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मन से डील करने के होते हैं, ऐसे डील करना आना चाहिए आपको। एक तो हो गया क्लाइमेट, चलो और क्या हो सकते हैं? चूना पत्थर होगा एक तो, चूना पत्थर है ना। और क्या? देखो, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए 4-5 फैक्टर्स, एक तो जो इंडस्ट्री जिससे संबंधित है वो पदार्थ वहां प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए, तो चूना पत्थर मिलना चाहिए ताकि सीमेंट उद्योग आसानी से लगाया जा सके। क्लियर है इतना? अब इंडस्ट्री के लिए और क्या चाहिए? सस्ता श्रम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस साइड पे उनको सस्ता श्रम देखने को मिल रहा है। क्लियर है? पानी चाहिए कि नहीं चाहिए इंडस्ट्री के लिए? तो ये पानी वाला पोर्शन हो गया। अब उपभोग करने के लिए जो है वहां पॉपुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अब सीमेंट बना रहे, बेचोगे कहाँ? तो वहां पे जो है उसके लिए मार्केट भी होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी खासी व्यवस्था भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये 4-5-6 फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसी कारण आपको जो है जो पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन तो चूना पत्थर है। नीमच में चूना पत्थर मिल रहा, फैक्ट्री रतलाम लगा रहे हो तो चलेगा काम? क्या नहीं चलेगा? अब चूना पत्थर पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा मिल रहा, फैक्ट्री मालवा वाले प्रांत में लगा रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हो जाएगा? तो ये मेन रीजन है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं डोलोमाइट के बारे में। किसके बारे में? डोलोमाइट के बारे में। डोलोमाइट प्रश्न पूछा हुआ है 2018 की मेंस में। ठीक है, कि डोलोमाइट के बारे में टिप्पणी करिए। पहले तो एक पेज लिखना पड़ता था, अब तो कितनी लाइनें लिखनी पड़ती है आपको? 8 लाइनें लिखनी पड़ती। तो डोलोमाइट क्या होता है? चूना पत्थर में जब कितना 45% से अधिक मैग्नीशियम हो, कितना 45% से अधिक मैग्नीशियम किस में हो? चूना पत्थर में हो, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? डोलोमाइट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है इतना? चूना पत्थर जो होता है उसमें अगर 45% से अधिक मैग्नीशियम देखने को मिलेगा तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? इसका उपयोग किस में होगा? अयस्क वयस्क जितने पढ़ा रहे हैं उतने इतने याद कर लो बस। ठीक है, क्लियर है? तो डोलोमाइट क्या मैग्नीशियम में अगर देखने को मिलेगा तो क्या 45% ज्यादा, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, लोहा साफ करने में इसका यूज किया जाता है। इसके खदानों की अगर बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा? झाबुआ, जबलपुर, सतना, सीधी, इंदौर, रीवा और ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ऐसे प्रश्न आ जाए तो एक मैप बनाना। अब मैप बनाना आता है कि नहीं आता है? सिखाया था ना उस दिन। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे? ये अपना झाबुआ हो गया, यहाँ पे जबलपुर को इंडिकेट कर देना, फिर यहाँ पे सतना बना देना, सीधी बना देना, इंदौर बना देना, रीवा बना देना, ग्वालियर बना देना। क्लियर है? ये अपने मैप में जिले हो जाएंगे। क्लियर है? अब बात करेंगे संगमरमर की। किसकी? संगमरमर की। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक किसी प्रकार को कोई डाउट है क्या? नहीं है? बढ़े आगे। अगर बात करेंगे अपन संगमरमर की, किसकी? संगमरमर की अगर बात करोगे तो संगमरमर देखने को मिलेगा आपको कौन सा? एक तो जबलपुर वाले रीजन में। कहाँ पे? जबलपुर में। एक देखने को मिलेगा बैतूल, शिवनी, नरसिंहपुर में। ठीक है, और एक देखने को मिलेगा ग्वालियर वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब मैंने अलग अलग क्यों बताया? देखो, जबलपुर में कौन सा दिखेगा आपको? सफेद संगमरमर। ठीक, कौन सा मिलेगा? सफेद। अगर शिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर की अगर बात करें तो यहाँ कौन सा मिलेगा? रंगीन संगमरमर देखने को मिलेगा। और अगर ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा? लाल, पीला, हरा संगमरमर देखने को मिलेगा। अब एक साइड पे जो जिले दे दिए है ना, जैसे एक साइड पे जबलपुर दे दिए है ना, इनमें से कोई सा, जैसे बैतूल, सिवनी एक जगह दे दिए, और एक साइड पे दे दिया आपसे कौन सा? ग्वालियर। तो फटाफट से इनके आगे कौन कौन से पुट होंगे संगमरमर वो बता दो मेरे को। जबलपुर, इसके आगे कौन सा होगा? सफेद। क्लियर है? बैतूल, शिवनी के आगे रंगीन हो जाएगा, और ग्वालियर के आगे कौन सा हो जाएगा? लाल, पीला हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी टाइप से आपको जो है याद करना है। ठीक है, अब संगमरमर का यूज कैसे किया जाता है? इमारतें बनाने में, इन सब में किया जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में देख लेना। अब बात करते हैं पाइराइट्स के बारे में। किसके बारे में? पाइराइट्स के बारे में। पाइराइट्स की एक विशेषता होती है कि ये जो है ना सोने जैसा लगता है। कैसा लगता है?
सोने जैसा क्यों लगता है? क्योंकि अगर देखोगे इसको तो इसकी चमक सोने जैसे होती, इसीलिए इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मूर्खों का सोना। तो किसको बोला जाता है? पाइराइट्स को बोला जाता है। क्लियर है? क्या बोला जाता है? पाइराइट्स को। ठीक है। अब लौह और गंधक का एक यौगिक देखने को मिलता है, इसमें जो है गंधक की मात्रा ज्यादा होती है ना, इसीलिए इसका प्रयोग किसमें नहीं कर सकते अपन? लोह उद्योग में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो गंधक होता है लोहे के लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। चमक होती है इसमें। क्लियर है? इसलिए मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसका ये वही लिखा हुआ देखो। क्लियर है? ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लेना पाइरेट्स को किस नाम से जाना जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्लियर है? अब बात करते किसके? कैल्साइट के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट के नाम से जाना जाता है। किसने? कैल्शियम कार्बोनेट, CO3। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से। इसके यूज देख लेना। मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? झाबुआ और खरगोन में देखने को मिलेगा। कौन सा? कैल्साइट मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? झाबुआ और खरगोन में। आणविक खनिज की अगर बात करें, पढ़ा था अपनों ने, कौन सा आणविक खनिज पाया जाता है मध्य प्रदेश में? यूरेनियम पाया जाता है। क्लियर? यूरेनियम की अगर बात करें तो कहाँ पाया जाता है? केवल शहडोल में। और अभी हाल फिलहाल में कहाँ मिले? सागर के आसपास भी इसके निक्षेप देखने को मिले। यूरेनियम। अगर इसके खनिज अयस्क की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? पिंच ब्लेड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पिंच ब्लेड, ग्लेड नहीं, पिंच ब्लेड हो जाए। क्लियर है? आणविक खनिज यूरेनियम कहाँ पाया जाएगा? शहडोल जिले में। क्या हो जाएगा? पिंच ब्लेड हो जाएगा। ठीक है। अब यूरेनियम शहडोल में पाया जाता है, इसलिए यूरेनियम जिला भी किसको बोलेंगे? शहडोल को बोलेंगे। ठीक है। देखो, ये प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही की जो PSC एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, जो पुरानी वाली। उसमें क्या पूछा था? भंडारण के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भंडारण के मामले में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, और उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ठीक है। क्लियर? कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ठीक है। ज्यादा करता थोड़ी होता है, वो तो वहां पाया जाता है। ठीक, क्लियर है? अगर यहाँ पे कौन सा स्थान है? तीसरा है। क्लियर है? अगर ओवरऑल वर्ड्स का निकालेंगे अपन, है ना, तो सकल कोयला उत्पादन में ये प्रश्न आया था पिछली बार की PSC में। क्या आया था? सकल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है ना? ऑप्शन देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। कौन सा प्रथम स्थान है? द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान है। तो आपका आंसर क्या होना था इसमें? थर्ड वाला नहीं होगा। यही तो दिक्कत हो गई पिछली बार लोगों के साथ। सकल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। अब इसमें लफड़ा क्या हुआ कि जैसे मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आया ना, तो उसमें भी दो दो आंकड़े दे रखे थे। एक में दे रखा था कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है, और एक जगह दे रखा था सकल कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। आयोग ने किसको आंसर माना? तो अगर सकल कोयला उत्पादन पूछेगा तो आप क्या आंसर लगाओगे? चौथा स्थान है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब ओवरऑल पूरे साल का उत्पादन ऐसा कुछ रहता है ना। कहाँ पाया जाता है? 98% गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ये याद रखना है। दो क्षेत्र देखने को मिलते हैं, एक तो बैतूल वाला क्षेत्र जिसे सतपुड़ा क्षेत्र भी बोला जाता है, और एक कौन सा? मध्य भारत क्षेत्र। ठीक है। क्लियर है? सिंगरौली में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए सिंगरौली को किस नाम से जाना जाता है? बेडन सिंगरौली पढ़ा था ना। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बस वहीं पाया जाता है। कोयले सिंगरौली में मोटी तहों के रूप में मिलते हैं, ये सभी देख लेना। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है ये देख लेना। तो कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है। अब और आगे बढ़ते हैं। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कौन से? कौन कौन से होते हैं? कौन बता सकता है चारों में? चार होते हैं। कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, है ना, एक होता है पिट कोयला, और एक और होता है ना, मैं भी याद नहीं कर पाऊँ। एंथ्रेसाइट, एक होता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और एक होता है पिट प्रकार का कोयला। ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं ना। कितने टाइप्स होते हैं? 4 होते हैं। कौन सा होगा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और
पीट पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे मुंह पे नहीं आए तो एक बार लिखो तो वैसे ही याद आ जाए। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट हो गया। ठीक है, सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट, और सबसे थर्ड क्वालिटी का होता है पीट। मतलब ये प्रारंभिक अवस्था का कोयला होता है, यही आगे चलकर एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। भारत की और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश और भारत में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। कौन से प्रकार का? क्लियर है, ये भारत में कम पाया जाता है और इस टाइप का भी कम ही देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला, सबसे निम्नतम क्वालिटी पीट। क्लियर है इतना? अब बात देखो, सर्वाधिक प्रकार का कोयला कौन सा पाया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब जैसे किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, तो इसलिए जो है कोयला एनर्जी का मुख्य स्रोत है, तो इसलिए क्या बोला जाता है? कोयलों को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। क्लियर है? अब बात करें कोयला क्षेत्र की, तो भारत मध्य प्रदेश में दो कोयला क्षेत्र मिलते हैं, ये मैंने बताया भी था। एक कौन सा हो गया? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, और एक हो गया मध्य भारत कोयला क्षेत्र। मैप में बताने की आवश्यकता है क्या कि कहाँ कहाँ है? देख लो, अभी तो बताया था शुरू में। अच्छा, ये आई नहीं थी। ठीक है, ये अपना एमपी हो गया। ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन। ठीक, क्लियर। ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा आपका? सतपुड़ा। बैतूल मत बोला करो, अब सतपुड़ा बोलो। अब अपनों ने पढ़ लिया ना डिवाइडेशन, तो ये कौन सा हो गया? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। और ये कौन सा हो गया आपका? ये वाला मध्य भारत कोयला क्षेत्र। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब बात करते एक एक करके इनके क्षेत्र की। अगर बात कर ले, सबसे पहले किसकी बात करते? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात कर लेते। तो इसके अंतर्गत आपको दो जिलों में देखने को मिलेगा। कौन कौन से? एक तो मिलेगा बैतूल जिले में और एक देखने को मिलेगा छिंदवाड़ा में। ठीक है, क्लियर है? कौन कौन से? बैतूल और छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। बैतूल की अगर बात करें, और एक यहाँ ऊपर पड़ जाएगा कौन से जिले में? नरसिंहपुर में। बैतूल, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा। तो पूछ लिया आपसे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र कितने जिलों में विस्तृत देखने को मिलेगा, तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब बात करें अगर बैतूल की, तो बैतूल में आपको देखने को मिलेंगे 2। कितने? 2 देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा कौन सा? शाहपुर, और एक देखने को मिलेगा कौन सा? पाथाखेड़ा, है ना। एक कौन सा देखने को मिलेगा? और एक देखने को मिलेगा कौन सा? पाथाखेड़ा। ये प्रश्न मेंस में पक्का है ना, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है कि मध्य प्रदेश में कोयले की स्थिति, मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र पूछ लेगा। इस टाइप से प्रश्न 11 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में पूछ सकता है, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो बैतूल में कितने हो गए? ये बैतूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका छिंदवाड़ा और ये वाला नरसिंहपुर। तो बैतूल में कौन से हो गए? शाहपुर और पाथाखेड़ा हो गए। क्लियर है? अब छिंदवाड़े की बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा में 2 घाटियां देखने को मिली। कौन सी? पेंच घाटी और कान्हान घाटी। पेंच घाटी और, पढ़ी थी ना नदी आपनों ने, तो उसमें दोनों नदियां पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो पेंच घाटी और कान्हान घाटी। आपसे पूछ लिया कि पेंच घाटी और कान्हान घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में? ऑप्शन दे दिया छिंदवाड़ा, बैतूल दे दिया और नरसिंहपुर दे दिया, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्लियर। अब बात करें किसकी? नरसिंहपुर की। तो नरसिंहपुर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? मोह पानी। कौन सा देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को मिलेगा मोह पानी। क्लियर है? तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कितने क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं आपको? 5 देखने को मिले। कितने जिले देखने को मिल रहे हैं? 3 देखने को मिले। क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन कौन से? नरसिंहपुर में मिलेगा मोहपानी, छिंदवाड़ा में कौन सा देखने को मिलेगा? पेंच घाटी और कानन घाटी, और बैतूल जिले में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? शाहपुर और पाथाखेड़ा। क्लियर है? पांचों नाम कौन बता सकता है? आप देख के बता दो, कौन बता सकता है? बोलोगे तो चीजें याद होगी। मोहपानी। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दो कि बैतूल में कितने, अगर 1-2 बार बोल लिया तो वैसे ही याद हो जाएंगे, है ना। क्लियर है? अब बात करें मध्य भारत क्षेत्र की। इतना क्लियर है? मध्य भारत क्षेत्र के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य भारत क्षेत्र में कितने मिलेंगे आपको? 4 मिलेंगे। एक तो मिलेगा शहडोल में, ठीक है, एक मिलेगा सिंगरौली, एक उमरिया में। क्लियर है? कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? शहडोल,
सिंगरौली, सीधी और उमरिया में। सीधी सिंगरौली तो है ही सही, जुड़वा भाई बहन। एक कौन सा हो जाएगा? उमरिया, और एक हो जाएगा शहडोल। तो शहडोल के कितने हो गए? 2 हो गए। एक हो गया कौन सा? सुहागपुर हो जाएगा। देखो शहडोल के कितने हो गए? 2। एक कौन सा हो जाएगा? ये शहडोल हो गया अपना। सबसे पहले तो कौन सा हो गया? सुहागपुर। एक और कौन सा हो गया? जोहिला हो गया। क्लियर है। अगर बात करें अपन किसकी, एक हो जाएगा कौन सा अपना? सिंगरौली, और एक हो जाएगा उमरिया, और एक और कौन सा हो गया? कोरार घाटी क्षेत्र हो गया। तो कितने हो गए अपने इसमें? उसके अंतर्गत तो 5 याद करने, इसके अंतर्गत कितने याद करने? 4। कौन कौन से? सुहागपुर, एक और कौन? शहडोल, सिंगरौली, उमरिया। इसके अंतर्गत भी 5 और इसके अंतर्गत भी कितने हो जाएंगे? 5 हो रहे हैं ना। तो 5 कौन कौन से हो गए? देखो शहडोल के अंतर्गत कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? ठीक है, सुहागपुर। जो एक कौन सा आ रहा? कोरार घाटी। ठीक है, उसके बाद कौन से जिले आ गए? सिंगरौली आ गया, और एक कौन सा हो गया? उमरिया आ गया। क्लियर है। अगर उमरिया की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे छोटा कोयला क्षेत्र देखने को मिलेगा। और इसी टाइप से अगर सुहागपुर की बात करें, ये वाला शहडोल जिले का, तो सुहागपुर मध्य प्रदेश का क्या है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेडन सिंगरौली। क्लियर है। और सिंगरौली में क्या मिलेगा आपको? सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला देखने को मिलेगा। ये कोयले वाला क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। इस वाले रीजन में कितने मिलेंगे? 5। इस वाले में भी 5 देखने को मिलेंगे। इसमें कितने जिले? इसमें कितने? 4। ठीक। शहडोल, सुहागपुर, शहडोल, जोहिला, कोरार घाटी, सिंगरौली और उमरिया। क्लियर है। अब बढ़ते हैं। कोलबेट मीथेन के बारे में चर्चा करी थी अपनों ने। तो कोलबेट मीथेन कहाँ देखने को मिलेगा? शहडोल जो है ना अपना, उसका ये वाला जो क्षेत्र है सुहागपुर, उसमें आपको कोलबेट मीथेन के भंडार देखने को मिलेगा। शहडोल के सुहागपुर में कोलबेट मीथेन की क्या देखने को मिले? भंडार देखने को मिले। ये कोलबेट मीथेन जो होती है, मीथेन गैस किसके साथ पाई जाती है? कोयले के साथ पाई जाती है, इसलिए कोलबेट मीथेन बोलते। इसका उत्पादन कौन कर रहा है? रिलायंस कंपनी को इसका ठेका दिया गया है कि आप इसका उत्पादन करो। क्लियर। अब ये अपनों ने देख ही लिया। मध्य प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति कब घोषित करी? 1995 में करी। दूसरी खनिज नीति कब घोषित करी? तो 2010 में। ये पहली खनिज नीति 1995 में, दूसरी कब? 2002। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 19 फरवरी 19। मध्य प्रदेश में टोटल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 25। उत्पादन कितने का हो रहा? क्लियर है। ये सारा डाटा अपन डिस्कस कर चुके। अब देखो एक दो और देख लो। तो ये अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि जो अपन ने पढ़ चुके। ठीक है। ये देखा था अपनों ने कि जो है रेणुकूट संयंत्र को किसका जाता है? अमरकंटक का जाता है। क्लियर है। बॉक्साइट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोहा निर्यात किसको करते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोहा निर्यात होता है जापान से। ठीक है। और कौन से बंदरगाह से? विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। क्लियर। डोलोमाइट किसको जाता है? ये उड़ीसा के जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र को भेज दिया जाता है। ठीक है। क्लियर। ये आपको फैक्चुअल डाटा याद करना। गोल्ड प्लेजर की बात करें तो कौन सी नदी में पाया जाता है? सोन नदी में देखने को मिलेगी। इसीलिए सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। ये सब आप देख लेना। ये देखो इसमें मेन मेन खदानें आपकी दी गई है कि कौन सी खदान किस जिले में पड़ेगी और किसके लिए जो है फेमस देखने को मिलेगी। क्लियर। अब बात करते हैं मलाज खंड। तो मलाज खंड किसके लिए फेमस है? तांबा उत्पादन के लिए। कहाँ पड़ेगी आपकी? बालाघाट जिले में देखने को मिलेगी। भरवेली किसके लिए फेमस है? कहाँ पड़ेगी? माजोली कहाँ फेमस? किसके लिए? सोना की पड़ी थी ना उस मैप में, माजोली। और एक कौन सी पड़ी थी? ठीक है। तो माजुली किसके लिए फेमस है? सोना उत्पादन के लिए फेमस देखने को मिलती। क्लियर है। कहाँ पड़ेगी आपकी? सीधी जिले में। गुहार पहाड़ कहाँ पड़ेगा? ये भी सोना के लिए, ये सिंगरौली में देखने को मिलेगा। निबुआ सोना क्षेत्र ये देख लेना। चकरिया खदान, और उसमें माजुली खदान देखी थी ना। आगरगांव टंगस्टन के लिए होशंगाबाद में। हिनोता, पन्ना, पिपरा, कोरंडम के लिए सिंगरौली में। अमरकंटक का बॉक्साइट कहाँ जाता है? रेणुकूट संयंत्र को जाता है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र शहडोल में। और तरोड़ी रामरवा खदान मैग्नीज के लिए कहाँ देखने को मिलेगी? एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पहले वहां से याद कर लेना, फिर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेना। ये अपने खनिज यहाँ कंप्लीट हो गए। खनिज समझ आए? मेन इसमें समझने जैसी चीजें थी अपनों ने पहले समझ ली।
चट्टान चक्र भी देख लिया, जिससे आपकी और ज्यादा चीजें क्लियर हो गई। और देख लेना, मेन याद करना खदान, ठीक है, और अयस्क याद कर लेना, कौन कौन से जिले में पाई जाती है ये याद कर लेना, बस और कुछ याद मत करना। उसके बाद यूजेस देख लेना, भले याद हो जाए तो बढ़िया है, उससे चीजें याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये अपना खत्म हो गया। कौन सा? खनिज। तो अपने ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हो गए वो देख लेते हैं सबसे पहले, और बच कौन से रहे वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपनों ने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था, क्लियर है, जिसमें देखा कि मध्य प्रदेश क्या क्या होता है। अभी जो हाल ही में नए जिले बने ना, ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जब देखेंगे ना, तब इसके ऊपर देख लेंगे कि कौन कौन से जिलों से ये बॉर्डर शेयर करता है, कब इसका गठन हुआ, क्या पता इससे प्रश्न आ जाए अपने। तो अपन जब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे ना, तब वहां चर्चा कर लेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद अपनों ने मध्य प्रदेश के गठन के बारे में देखा था कि गठन कैसे क्या हुआ, पूरी प्रोसेस समझी थी अपनों ने कि ABCD कैसे प्रांत थे, ठीक है, लेक्चर देख लेना, पढ़े हैं उसी पे सारे। गठन के बाद अपनों ने क्या देखा था, मध्य प्रदेश की जो है भूगर्भिक संरचना के बारे में समझा था, चट्टानें देखी थी सबसे पहले तो। उसके बाद अपनों ने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ा कि क्या होता है, नदियां पढ़ ली अपनों ने, तालाब पढ़ लिए, झीलें पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद अपनों ने कृषि पढ़ ली कल वाले लेक्चर में, सिंचाई भी देख लिया, ठीक है, खनिज देख लिए, है ना। अब बचे, हाँ, उद्योग बाकी है, बस उद्योग बाकी है, ठीक है, ये देख लिया अपनों ने आज के लेक्चर में। अब आपके 2-3 टॉपिक और ज्योग्राफी में बाकी रह गए। बेसिकली यहाँ से ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साथ ही चल रहा है अपना, ये सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक। एक बच रहा अपना इसमें कौन सा, पशुपालन। वैसे तो यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, फिर भी देख ले कभी आ जाए प्रश्न तो एक बार देखने में क्या जा रहा। एक टॉपिक बच रहा आपका कौन सा, परिवहन बच रहा, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन वगैरह डिस्कस करना। और एक बच रहा आपका कौन सा, उद्योग। तो आज पशुपालन और देख लेते हैं, आज पशुपालन और देख लेते हैं। कल वाले लेक्चर में अपन ये दोनों कंप्लीट कर देंगे तो अपना ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, क्लियर है। एक टॉपिक और बच रहा है इसमें, जनगणना। तो जनगणना आपसे याद नहीं हो रही है ना, अब कितने दिन हो गए जनगणना याद करते करते। तो अपन क्या करेंगे, जब मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ेंगे ना, उसके साथ ही भारत की जनगणना भी देख लेंगे। मध्य प्रदेश में अग्रणी जिला कौन सा, ज्यादा जनसंख्या है, क्या क्या याद करना है, सभी भारत के लिए परसों वाली क्लास में सभी डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा यहाँ से। और ये भी देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें याद करनी, क्लियर है। तो अपनी कल वाली क्लास में क्या रहेगा, परिवहन उद्योग। परसों वाली क्लास में जनगणना हो जाएगा, इंडिया वाली भी देख लेंगे, मध्य प्रदेश वाली भी देख लेंगे, यहीं की यहीं याद करके भी घर जाएंगे, क्योंकि वहां से 3 प्रश्न पक्के मान के चलो जनगणना से। 1-2 प्रश्न कहाँ से, परिवहन से, 1-2 प्रश्न कहाँ से, उद्योग से आएंगे। तो ये कल वाली जो 2 क्लास है इनमें एब्सेंट मत रहना, यहाँ से 3-4-5 प्रश्न आने की संभावना है, क्लियर है। अब पढ़ते हैं पशुपालन के बारे में, डिस्कस कर ले थोड़ा, है ना, फिर अपनी क्लास खत्म कर देंगे। आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, पहले तो ये बताओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है तो आपको जो काम दो करके क्यों नहीं लाते हो घर से। कल करें वो याद ही नहीं हो रही है, ये याद करें उससे ये याद करें। अच्छा, जो चीजें याद करने लायक है वो तो कर लोगे, 1-1 घंटा तो दे सकते हो स्पेशल। तो अभी जैसे अपनी क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद मैं आपको एक PDF दूंगा, है ना। तो उस PDF से क्या करना, उसमें तकरीबन होंगे यही 16-17 पेज है ना। उसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगी, हिस्ट्री की किताबें देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि किताबों से एक आध प्रश्न तो पक्का आता ही है। उसके बाद जो है क्रांतिकारी घटनाक्रम देखेंगे उसमें, कि कौन सी जो है घटनाएं हुई है उनके बारे में लिखा हुआ आपके, उसमें कौन कौन से संगठन बने उनके बारे में लिखा है। तो इस टाइप से पूरा लिखा हुआ, अगर वो याद कर लोगे तो अपना जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, लगभग जैसे 7 से 8 प्रश्न आते हैं ना, तो उसी PDF से आपके 3 से 4 प्रश्न तो पक्के वहीं से हो जाएंगे, क्लियर है। तो याद कर लोगे नहीं कर लोगे, कितने दिन में याद करके ले आओगे हो, जितने दिन में कर सकते हो ईमानदारी से बताना बस, क्योंकि फिर सिलेक्शन लेना हो तो ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। 2-2 पेज रोज याद करके ला सकते हो, किताबें बहुत सारी उसमें, पर एक एक ही ले आना, एक एक ही याद ले आना। 8 दिन बोल रहा हूँ ना, 8 दिन में करके ले आओगे सारे याद। जैसे आज 2 पेज पढ़ के रहना शुरू, तो मैं यहाँ आके आपसे प्रश्न पूछ लूंगा उससे, है ना, फिर वो चीजें याद हो जाएगी। फिर 2 पेज और याद करके ले आना, फिर मैं 4 पेज से प्रश्न पूछ लूंगा आपसे, फिर 2 और याद करके लेना, 6 हो जाएंगे। फिर
6 ही पेज से प्रश्न पूछ लूंगा, इस टाइप से अपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अब बात करते किसके बारे में, पशुपालन के बारे में डिस्कस कर लें। अब जैसे ये पीडीएफ अपना खत्म होगा, कौन सा, हिस्ट्री वाला, उसके बाद मैं ये आप कौन सा है, मध्य प्रदेश की है या पूरे इंडिया की? नहीं, इंडिया वाली है ना, इंडिया वाली। मध्य प्रदेश की तो अपन पढ़ेंगे, किताबें उसमें रटना पड़ेगी सारी चीजें। जैसे किताबें बता आंदोलन में कौन सा? हाँ बस बस इसी टाइप से, समझ रहे हो, इसी टाइप से। तो मध्य प्रदेश के पशुपालन के ऊपर डिस्कस कर लेते। क्लियर है? तो पशुपालन में कौन कौन से डायमेंशन रहेंगे अपने पढ़ने की, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, प्रजातियां देखेंगे, पशु कौन कौन से पाए जाते, कौन कौन सी पशुओं की प्रजातियां पाई जाती है मध्य प्रदेश में, वो देख लेंगे। प्रजनन केंद्र देख लेंगे, पशु गणना रिपोर्ट देख लेंगे, पशुओं संबंधित रोग देख लेंगे, कौन सी योजनाएं चल रही, इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले। मेनली इस पूरे इसमें ये मैप जरूर याद कर लेना। कौन सा मैप, ये मैप, इसी मैप में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पशुओं की अगर बात करें तो कौन से जिले आ जाएंगे, धार जिला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा, धार जिला। अब जैसे अपन देखेंगे, जब मध्य प्रदेश की जो एक और अपनी ये भी तो बच रही है, जनजातियां और जनजातीय व्यक्तित्व है ना, जब मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि धार जिले में क्या मिलना, भील जनजाति के सर्वाधिक लोग पाए जाते हैं ना। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, धार जिले में। ठीक है, तो भीलों का सर्वाधिक जो है क्या रखते हैं, भील बकरियां रखते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, धार में। तो इसलिए बकरियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ देखने को मिलेगी आपको, धार में। ऐसे याद करना, सर्वाधिक पशु कहाँ देखने को मिलेंगे, धार में देखने को मिलेगी। अगर पशु घनत्व की अगर बात करें तो कहाँ देखने को मिलेंगे, झाबुआ में देखने को मिलेगा सर्वाधिक पशु घनत्व। इसी टाइप से अगर बात करें तो न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ देखने को मिलेगा आपको, होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक पशु कहाँ देखने को मिल रहे थे, झाबुआ में, और न्यूनतम पशु कहाँ देखने को मिलेंगे, बुरहानपुर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है, याद ही करना है। सर्वाधिक पशु कहाँ देखने को मिलेंगे, धार में देखने को मिलेंगे, है ना। सर्वाधिक बकरियां कहाँ देखने को मिलेगी, धार में देखने को मिलेगी। क्लियर है। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ देखने को मिलेगा, झाबुआ। न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ देखने को मिलेगा, होशंगाबाद। और न्यूनतम पशु कहाँ देखने को मिलेंगे, बुरहानपुर में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे, बुरहानपुर में। एक दो बार और बोलो। सर्वाधिक बकरियां कहाँ देखने को मिलेंगी, धार में। सर्वाधिक पशु कहाँ देखने को मिलेंगे, धार में। न्यूनतम पशु कहाँ देखने को मिलेंगे, बुरहानपुर। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ देखने को मिलेंगे, झाबुआ। और सर्वाधिक पशु घनत्व, सर्वाधिक पशु घनत्व पूछ रहा हूँ ना, जो पूछ रहा हूँ वही बोलोगे। तो झापा बोल जाओ ना। तो फिर पूछ लिया मैंने, फिर बोलना था। जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए ना। ठीक है, और होशंगाबाद में न्यूनतम मिलता है। क्लियर है। अब अपना जो मंदसौर है किससे लगा हुआ है, राजस्थान से लगा हुआ है। राजस्थान में क्या मिलता है सबसे ज्यादा, ऊँट। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऊँट कहाँ मिलेंगे। क्लियर है, ऐसे याद रखना तो चीजें याद रह जाएगी। ठीक है सर, ये अपना जो उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला लगा हुआ है, मुरैना लगा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भैंसें ज्यादा मिलती है, तो सर्वाधिक भैंसें कहाँ मिल जाएंगी अपने, मुरैना में मिल जाएगी। क्लियर। अब सर्वाधिक भेड़ें कहाँ मिलेगी, शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी कैसा है, ठंडा इलाका है ना। ठंडा इलाका पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब ठंडे इलाके में ठंड ज्यादा लगेगी, तो कोट पैंट ये अपना स्वेटर बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे। स्वेटर कैसे बनते, भेड़ से बनते, तो सर्वाधिक भेड़ें कहाँ मिल जाएगी अपनी। इसे याद रखोगे तो याद रह जाएगी चीजें, है ना। अब बात करते रीवा में, है ना। रीवा में, तो रीवा में क्या मिलेगा आपको, सर्वाधिक गोवंश देखने को मिलेगा। गाय सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, रीवा में। भैंसे सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, मुरैना में। ठीक है, भेड़े सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, शिवपुरी में। ऊंट सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे, बकरियां सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, धार में देखने को मिलेगी। ठीक है, सर्वाधिक पशु घनत्व, झाबुआ। न्यूनतम पशु घनत्व, सर्वाधिक पशु और न्यूनतम पशु सर्वाधिक बुरहानपुर, है ना। धार, सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते, धार में। और न्यूनतम का बुरहानपुर में देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक जो है गोवंश का देखने को मिलेगा, रीवा में। और सर्वाधिक सूअर भी क्या देखने को, रीवा में देखने को मिलेगा। क्लियर है, इतना याद हो गए। कैसे याद करना ये भी बता दिया मैंने, है ना। तो सर्वाधिक भेड़े कहाँ मिलेगी, शिवपुरी में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक भैंसे, मुरैना में। सर्वाधिक गाय,
रीवा। सर्वाधिक बकरियां धार में देखने को मिले। क्लियर है? एक एक दो दो बार और देखोगे चीजें याद हो जाएगी। अगर बात करेंगे गाय की ध्यान से है ना, गाय की अगर बात करें, अब देखो सुबह कितने बजे उठी थी? 6 बजे। 6 बजे उठी है ना, तो भी ये हालत है। 4 बजे उठ के पढ़ाई तो नहीं करी अपनों ने। सोई कितने बजे? 10 बजे तो सोई गई होगी। तो 11:30। 11:30। अब यहाँ से क्लास जाके खाना खा के फिर सोगी तुम पढ़ाई नहीं होती यूं? क्या काम रहता है ऐसे दिन में? ठीक है। साइंस कैसा लग रहा है पढ़ने में? सर कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं? पढ़ो आराम से, वहीं से आएगा आपका साइंस। यूनिट 7 में वहां से प्रश्न नहीं जाएंगे। जैसे अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर? भी तो है आईटी। सब पढ़ाइए, एक ही साथ पढ़ लो तुम सब कुछ, है ना तो यूनिट 7 में अभी क्या चल रहा है आपका टॉपिक? वही सर बस। फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे सर अभी। जैसे फिजिक्स होगा उसके बाद फिर क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको जो खाद्य प्रसंस्करण वाली यूनिट है वो पढ़ा देंगे। कृषि उत्पाद तकनीक पढ़ा देंगे। इसी टाइप से आपका पूरा रहने वाला। ठीक है, उसमें जो वैज्ञानिक संस्थान है वो पढ़ा देंगे सर। उसके बाद फिर यूनिट 9 पे आएंगे, है ना, आईसीटी वाली यूनिट पे। ठीक है, फिर उसमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ाएंगे, क्या होता है। जो जो टॉपिक मेंशन है, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन सभी के ऊपर भी सर डिस्कस करवा देंगे। ठीक है, जो भारत का यूनिट 8 वाला करंट अफेयर्स है ना, वो भी सर ही करवाएंगे आपको। ठीक है, दो यूनिट 8 में जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है ना, इंडिया वाला सर करवाएंगे, एमपी का मैं करवा दूंगा। क्लियर? तो सर करवाइए। ठीक है, बाकी अपनी है, अपन पढ़ेंगे आराम से उनको। सबसे पहले गाय देखो, एमपी पढ़ लिया तो 3 यूनिट है तो आपकी यहीं खत्म हो गई। 1 3 5। अब बची क्या? हिस्ट्री अपन कर ही रहे हैं, मैं आपको वर्क दे रहा हूँ वो करके लाना है। फिर कुछ खास खास चीजें बचेगी जो अपन डिस्कस कर लेंगे। अब क्या आप एक और चीजें प्लान कर रहे हैं? जैसे अभी तो नहीं, पर जैसे ज्योग्राफी अपना वहाँ वाले सेशन में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जैसे 8 से 10 तो आपकी ये वाली क्लास हो जाएगी जो अपन पढ़ रहे हैं। फिर 10 से 11 एक और मेरिज क्लास रहेगी। तो उसमें जैसे वहां ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे, पॉलिटी स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या, एक सब्जेक्ट वहां से और 2 घंटे। तो ऐसे करके अपन जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे ना। एमपी खत्म होगा, उसके बाद टेस्ट होगा एमपी का आपका। देखना है वो 100 में से कितने प्रश्न सही करते हो। ठीक है, ये क्लियर है? सबसे पहले गाय के बारे में बात करें तो गाय की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती? मालवी प्रजाति। कहाँ पाई जाती? मालवा में पाई जाती, इसलिए मालवी प्रजाति। निमाड़ में पाई जाएगी, इसलिए कौन सी प्रजाति? निमाड़ी। ठीक है, एक साहिवाल नस्ल पाई जाती। ठीक है, एक कौन सी पाई जाती? गिर पाई जाती। एक कौन सी पाई जाती? जर्सी पाई जाती। ये 4 5 नाम याद कर लेना। निमाड़ में पाई जाने वाली गाय को किस नाम से जाना जाता? निमाड़ी। और मालवा में पाई जाने वाली को? मालवा। अब निमाड़ में पाई जाएगी इसलिए उसको निमाड़ की रानी बोल देंगे, मालवा में पाई जाएगी इसलिए क्या बोल देंगे? क्लियर? अब बात करते बकरी की, तो बकरी सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेगी? और गोवंश रीवा में। ठीक है, अब बात करेंगे बकरियों की प्रजाति की, तो कौन सी? जमुनापारी, बीटल और सिरोही जैसी प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? जमुनापारी, बीटल और सिरोही। ठीक है, इनके तो बढ़िया सर्च कर करके फोटो देखना घर पे आराम से, जो चीजें क्लियर हो जाएगी। जमुनापारी की अगर बात करें तो सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की प्रजाति है। सर्वाधिक दूध कौन देती है बकरियों में? जमुनापारी देती है। भैंस की अगर बात करें, किसकी बात करें? भैंस की, है ना। तो भैंस की अगर बात करें तो भैंस में कौन कौन सी? मुर्रा, भदावरी और मेहसाणा देखने को मिलती। भैंस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती? तो पर मुरैना। मुरैना में देखने को मिली। क्लियर? सुअर की अगर बात करें तो सुअर कहाँ पाई जाते हैं? ये देख लेना। मुर्गी की अगर बात करें तो मुर्गी की प्रजातियां कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी असील, कड़कनाथ। विदेशी नस्लों की अगर बात करें तो कौन सी होगी? व्हाइट लेग हॉर्न और रोड आइलैंड हो जाएगी। ठीक है, मुर्गियों में सर्वाधिक मांस वाली कौन सी? असील है। और मध्य प्रदेश का गौरव किसे कहा जाता है? कड़कनाथ। कड़कनाथ कहाँ देखने को मिलेगा? झाबुआ अलीराजपुर में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? अब पशुगणना की बात कर लेते, पशुगणना रिपोर्ट। क्लियर है? किसकी बात कर लेते? पशुगणना रिपोर्ट की बात कर लेते। जैसे गाय की अगर बात करेंगे तो गाय कितनी पाई जाती? पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे तो आप कितने? 18.7 मिलियन गाय पाई जाती। आंकड़ा याद रह जाए तो बढ़िया, मेंस में इस टाइप का आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बकरियों की अगर बात करें तो कितनी पाई जाती? 11.6 मिलियन पाई जाती। भैंस की अगर बात करें तो कितनी पाई जाती? 3 मिलियन। घोड़े की अगर बात करें तो 0.13 लाख। खच्चर 0.03 लाख।
और ये कितने हो जाएगी। ऐसे प्रश्न बनेंगे। सबसे ज्यादा क्या पाई जा रहे हैं अपने, सबसे ज्यादा गाय मिल रही है ना। उसके बाद बकरियां किसे मिल रही, दूसरे नंबर पर मिल रही। और भैंसे कितने नंबर पर मिल रही, तीसरे नंबर पर मिल रही। क्लियर। तो आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, गोवंश पाया जाता है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये तीन याद कर लेना। आंकड़े याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो क्रम तो याद कर ही लेना। सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर भैंस आ जाएगी। ठीक, गाय बकरी भैंस, गाय बकरी भैंस से ही बोलूंगा तो याद हो जाएगी। ठीक है। अब कुछ उत्पादक जिले देख लेते हैं ना। भैंसे सर्वाधिक कहाँ पाई जा रही, मुरैना में। तो भैंसे दूध ज्यादा देती है, तो सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा। वही देखो, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला मुरैना। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जा रही, शिवपुरी में। शिवपुरी कोट ऐसे याद रख लेना है ना। तो ऊन कहाँ होगा, भेड़े जहाँ होगी वहीं ऊन होगा, तो सर्वाधिक ऊन कहाँ होगा, शिवपुरी में। अब मुर्गियों के बारे में दो तथ्य याद रखना है ना। मुर्गियां क्या देती है, एक तो मुर्गियों को खाते हैं लोग और एक अंडे खाते हैं। ठीक है। तो मुर्गियों की अगर बात करें कि सर्वाधिक मांस उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको याद क्या रखना है, भोपाल याद रखना है। क्या याद रखोगे, भोपाल। और सर्वाधिक अंडों की अगर पूछे तो जबलपुर याद रखना है। ठीक है। तो सर्वाधिक अंडा उत्पादन में कौन सा आ जाएगा, और सर्वाधिक मांस उत्पादन में, सर्वाधिक मछली उत्पादन में जबलपुर आ जाएगा। क्लियर। बरगी डैम वगैरह ये सब देखे थे ना अपनों ने जबलपुर के आसपास। तो वहां जिस जहाँ डैम होंगे मत्स्य पालन अपनों ने सब पढ़ा था। तो मेरे को बताओ दुग्ध उत्पादन में मुरैना हो जाएगा। ठीक है। ऊन उत्पादन में, ऊन ऊन शिवपुरी है ना। अंडा उत्पादन में जबलपुर हो जाए। ठीक है। मांस उत्पादन में भोपाल याद हो जाएगा। मछली उत्पादन में तो जबलपुर के बारे में कितने याद रखना है आपको, दो तथ्य याद रखना, एक मछली और अंडा। क्लियर है। सर्वाधिक सुअर कहाँ पाए जाएंगे, रीवा में पाए जाएंगे। ठीक है। सर्वाधिक पशु घनत्व झाबुआ। न्यूनतम पशु घनत्व, पशु घनत्व होशंगाबाद में। सर्वाधिक पशु, न्यूनतम पशु। क्लियर है। तो चीजें आपको ये, तो वही तो कंफ्यूजन नहीं करना, एग्जामिनर यही तो कंफ्यूज करेगा आपको। ये चीजें क्लियर है, समझ चुके। दो चार बार पढ़ोगे तो वैसी चीजें याद रह जाएगी। मैप में बना के ड्रॉ कर लेना। अपनों ने जो ट्रिकें पढ़ी है ना, कि जैसे ऊंट कहाँ पाए जाएंगे, मंसूर में पाए जाएंगे। दुग्ध कहाँ, वहां होगा, कहाँ होगा, मुरैना में। ऊन कहाँ होगा, तो वो चीजें आप ऐसे याद करोगे तो आपको चीजें याद रह जाएगी। ठीक है। अब ये पशु प्रजनन केंद्र देख लेना। सबसे पहले इसकी स्कीम देख लेते हैं। ये पढ़ लेना, एक आध बार याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ये स्कीम जरूर देख लेना है ना। कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है ना, बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं करी। चुनावी घोषणा पत्र आया, उन्होंने एक स्कीम के बारे में चर्चा करी। उस पर कौन सी, यही नंदीशाला स्कीम, इसके ऊपर डिस्कस करा। तो उन्होंने कहा कि नंदीशाला स्कीम में क्या करेंगे अपन, जो पशुओं का जो गोबर निकल रहा है ना, उसको 2 रुपए किलो में खरीदेंगे, ऐसी घोषणा करी उन्होंने। ठीक है। ये कभी कांग्रेस की सरकार बन गई तो काम का, नहीं तो किसी काम का नहीं। तो नंदीशाला किसके लिए, नस्ल सुधार के लिए। किसमें, गोवंश में नस्ल सुधार के लिए। गोपाल पुरस्कार किसको दिया जाता है, जिसे मध्य प्रदेश में जो है गायों की जो है पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। इसके अंतर्गत जो कितने पशु पालकों को प्रदान किया जाता है, तो लगभग 1560 को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले नंबर वाले को, दूसरे को 50,000 और तीसरे वाले को 10,000। एक योजना लॉन्च की गई, कौन सी, मैत्री योजना। किससे संबंधित है, गोवंश पालकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। क्लियर है। अब एक और देख लो, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। कैसे, जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, कितने, 1 एकड़ के आसपास या 1 एकड़ से कम जमीन है, तो कैसे होंगे, छोटे होंगे। और कृषि से जुड़ा हुआ बिजनेस कौन सा है, पशुपालन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे किसानों को इंडिकेट करेंगे और उन्हें क्या करेंगे, 5-5 पशु प्रदान करेंगे। कितने, 5 पशु दे देंगे। तो किस स्कीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्कीम हो गई अपनी कौन सी, आचार्य विद्यासागर। आचार्य विद्यासागर गो स्कीम में क्या होगा, 1 एकड़ से कम जितने भी छोटे किसान हैं उनको क्या करेंगे अपन, कितने पशु देंगे, 5 पशु देंगे, है ना। 5 पशु देंगे, 5,000 रुपये क्या करेगा वो, 5 पशु देंगे, है ना। एक योजना आती है आपकी कौन सी, जलदीप योजना। कब प्रारंभ करी गई थी, 2007 में करी गई। किससे संबंधित है, मछुआरों के प्रशिक्षण से संबंधित। जल में क्या मिलती, मछलियां मिलती।
तो जलदीप किससे हो जाएगी? मछलियों से हो जाएगी, क्योंकि अपन यहाँ पशुपालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए किसके ये हो जाएगी। ठीक। ई वेस्ट योजना किससे? ई वेट योजना। ई वेस्ट नहीं है, ई वेट है। ई वेट है ना, वेट माने वेटनरी है ना, वेटनरी का छोटा फॉर्म क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। ई वेट, ई जहां भी लगा वहां पे मोबाइल वाला सिस्टम हो जाएगा, मतलब चलते फिरते वाहन हो जाएंगे। तो ई वेट योजना बेसिकली क्या कि जैसे दूर दराज क्षेत्र है, कोई सा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वहां डॉक्टर वगैरह नहीं मिलेंगे, तो मान लो कोई पशु बीमार हो गया तो क्या करेंगे, एक ऐसी गाड़ी रहेगी उसमें सब सामान रहेगा, वो गाड़ी वहां जाके क्या कर देगी? इलाज कर देगी। तो वैसे ही दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर क्या करेंगे? पशुओं को चिकित्सा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई? ई वेट योजना की। जलदीप योजना किससे संबंधित है? जलदीप योजना मछुआरों को प्रशिक्षण देने से संबंधित है। आचार्य विद्यासागर योजना 1 एकड़ से कम 5 पशु देंगे, ठीक है, क्लियर है। नंदीशाला योजना गोवंश सुधार से संबंधित है। गोपालन पुरस्कार पशुपालकों को दिया जाता है। और मैत्री योजना गोवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने से, ठीक है, क्लियर है। तो ये अपनों ने सब कुछ देख लिया। इसमें कहीं से कहीं तक डाउट है? अंडा उत्पादन में सर्वाधिक फेमस कौन है? जबलपुर फेमस है ना। उसके बाद बताओ मेरे को, मछली उत्पादन में जबलपुर फेमस है ना। उसके बाद बताओ मेरे को, ऊन उत्पादन में शिवपुरी फेमस है। उसके बाद बताओ मांस उत्पादन में भोपाल फेमस है ना। ऐसे ही बताओ मेरे को, दुग्ध उत्पादन में मुरैना फेमस है ना। तो ये अपना जो है आज का सेशन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अपन उस पीडीएफ के ऊपर डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। कल अपन पढ़ेंगे कौन से? उद्योग और परिवहन डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? उद्योग के बारे में और परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। कल वाले लेक्चर में दोनों अपने कंप्लीट हो जाएंगे। क्या? उद्योग परिवहन, पहले परिवहन पढ़ेंगे फिर उद्योग पढ़ेंगे, क्लियर है। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में फिर, है ना।